दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 7 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, फटाफट सब लोग आ जाइए, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाए। और एक काम और है यार, आप लोग वीडियो देखने के बाद कभी कमेंट नहीं करते। अरे कमेंट दे दीजिए, मुझे भी कमेंट पढ़ के सुकून मिल जाए। ठीक है, यहाँ दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन बैच हैं जो हमारे स्टडी 91 पर चल रहे हैं। सामने आपको पता है कोरोना आ चुका है, इसलिए ऑफलाइन में जाने से ज्यादा बेहतर है कि एक मौका आप स्टडी 91 को जरूर दे दिए। और जो नए बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये दोस्तों इन वीडियोस को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस फीचर के साथ आपको वीडियो दिया जा रहा है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए। ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इन पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। करा हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो एलपीजी सक्षम। एलपीजी सक्षम मतलब जहां पर हर एक रसोई में, हर एक घर के रसोई में क्या है दोस्तों, एलपीजी गैस पहुंच चुका है और धूम्रपान मुक्त वह राज्य बन चुका है। दोस्तों आपको बताना है किस राज्य की बात कर। अभी कल ही दोस्तों एक रिकॉर्ड हम लोगों ने और पढ़ा था कि हाल ही में शौच मुक्त राज्य कौन सा बना। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने कल पढ़ा था शौच मुक्त। जी हां दोस्तों, शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त। शौच मुक्त तो कोई हो नहीं सकता, याद रखेगा, खुले में शौच मुक्त। ठीक है, खुले में शौच मुक्त राज्य दोस्तों कौन घोषित किया गया, तो हमने पढ़ा था तेलंगाना घोषित किया गया। ठीक है, तेलंगाना पहले नंबर पे था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर तमिलनाडु और कर्नाटक का भी नाम था वहां पे। यहां पर दोस्तों जो आज एलपीजी सक्षम और धूम्रपान की बात कर रहा है, यहां पर दोस्तों नाम आया है हिमाचल प्रदेश का। किसका नाम आया है, हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको तो पता होगा कि उज्ज्वला योजना का जो है प्रचार प्रसार देश में कितना ज्यादा किया गया। ठीक है, और यह सवाल तो परीक्षा में आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आइए इसके संबंध में हम कुछ बातें कर लेते हैं। करा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य बन गया और इसकी यह सफलता मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई उज्ज्वला योजना के कारण हो पाई है। और साथ ही साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जो राज्य सरकार है, उनके तरफ से मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चल रही थी। तो इन दोनों योजनाओं की वजह से दोस्तों यह इसको इस सफलता मिल चुका है, इस राज्य को, हिमाचल प्रदेश राज्य को। इसको भी याद रखेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें यहां दे रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां के मुख्यमंत्री कौन है, याद रखेगा जयराम ठाकुर, ये यहां के मुख्यमंत्री हैं। और भी कई सारी बातें यहां पर रखी हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसे पढ़िए। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम। जब जब रिकॉर्ड बनता है मैं आपको क्वेश्चन कलेक्शन लाकर देता हूं। तो आइए देखते हैं कि रिकॉर्ड वाली बातें कौन सी है। पहला तो ये हो गया कि भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना, तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश। कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन चरण के तहत दोस्तों 31 दिसंबर 2021 तक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में दोस्तों याद रखेगा कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तब मैंने पढ़ाया था दोस्तों तेलंगाना टॉप पर है। ठीक है, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल लिख रहा दोस्तों, दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर यानी एआई अभियोजक ये किस देश ने बनाया, तो याद रखेगा यह बनाया गया चीन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, चीन देश के द्वारा बनाया गया। ठीक है, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन बनाया। डुअल मोड वाहन क्या होता है, एक ऐसी गाड़ी जो रोड पे भी चलेगी और जो ट्रेन की पटरी पे भी चलेगी। आपने कभी कल्पना किया था कि यार ऐसी गाड़ी भी हो सकती है जो रोड पे भी चले और ट्रेन की पटरी पे भी चले, तो जी हां दोस्तों, याद रखेगा ये डुअल मोड वाहन बनाया है जापान देश ने। किसने, उत्तर इधर पढ़िए, जापान हो जाएगा। अगला दोस्तों, हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने किसके साथ एकीकृत करके भारत में पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया। क्या है स्वास्थ्य लॉकर दोस्तों, यह आपको अपने डॉक्यूमेंट सेव करने की एक ऑनलाइन व्यवस्था दी गई है। जैसे होता क्या है, अभी आपने वैक्सीनेशन लगवाया, वैक्सीन लगवाया, उसके बाद आपको प्रमाण पत्र मिला होगा। वो प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन सेव करके रख सकते हैं इस स्वास्थ्य लॉकर में। और इसके लिए जो आयुष्मान भारत मिशन है, इसने समझौता किया है डाक प्राइम के साथ। किसके साथ, डाक प्राइम टेक के साथ समझौता किया है। अगला दोस्तों, हाल ही में किसने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप दोस्तों लॉन्च किया। यह टेलीस्कोप लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये किस एक्सप्रेसवे पर किसने लॉन्च किया, कहां लॉन्च किया दोस्तों। वर्तमान में हमारे सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, ये उनके द्वारा लॉन्च किया गया और ये लॉन्च किया गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। ठीक है,
ये एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया है। ये क्या, ये कैसी व्यवस्था है दोस्तों, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो याद रखिएगा, अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 से 15 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक बिना किसी के फोन किए एंबुलेंस वहां पहुंच जाएगी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी लॉन्च किया गया भारत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, और ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने पहला शिक्षक विश्वविद्यालय खोला? जी हां दोस्तों, शिक्षक विश्वविद्यालय कहां खोला गया? यह भारत की पहली टीचर यूनिवर्सिटी है और यह खुली है दिल्ली में। दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में दोस्तों इसको खोला जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में है। यह भी टॉप पर है। ठीक है, कह कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन, जी हां दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना बना रहा है? तो यह भारत बना रहा है। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में बन रहा है, आंध्रा के अंदर विशाखापट्टनम में बन रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यह इसलिए पढ़ाता हूं ना कि देखिए, आज का सवाल तो जरूर इससे संबंधित है कि भाई भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम, लेकिन पिछले 10-12 दिनों में और क्या क्या हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था वो भी तो आपको जानना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला लिख रहा है हाल ही में ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्या नाम है दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन याद रखिए, ये इसका फुल फॉर्म है जिसे हम कहते हैं ओएनजीसी। कह रहा है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष या पहली एमडी के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? आज तक किसी महिला को इतने बड़े पद पर नहीं बिठाया गया था ओएनजीसी में। आज एक महिला को स्थान दिया गया है। किस पद पर? मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर, वो भी ओएनजीसी जैसी बड़ी संस्था में। ठीक है, तो दोस्तों उनका नाम क्या है? ये नाम आपके सामने 4 दे रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नीमाबेन आचार्य का, तो दोस्तों हाल ही में भी चर्चा में चल रही थी। याद रखें दोस्तों, ये गुजरात राज्य की पहली महिला है, गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, गुजरात की पहली, फर्स्ट लिख लीजिए यहां पे, फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर दोस्तों इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, नीमाबेन आचार्य को, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, क्रिस्टीना वर्मुथ का दोस्तों नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ये अमेरिकी लेडी है, ये भी चर्चा में थी। इंदिरा नूई दोस्तों इंफोसिस की डायरेक्टर थी, ये आपको पता होगा। यहां आपका सही जवाब है अलका मित्तल। जी हां दोस्तों, अलका मित्तल का नाम याद रखेगा। ये दोस्तों अभी अपॉइंट की गई है एमडी के रूप में ओएनजीसी में। ठीक है, एक चीज और याद रखे दोस्तों, इसके पहले सन 2014 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में दोस्तों नियुक्त किया गया था निशी वासुदेवा को। ठीक है, तो भी आप याद रखेगा। और ये किसका स्थान ग्रहण कर रही हैं? तो अभी तक ओएनजीसी के एमडी थे सुभाष कुमार जी। ठीक है, अब कौन आ गया दोस्तों? अब अलका मित्तल आ गई, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा। पहले सुभाष कुमार थे, अब अलका मित्तल आ गई, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है ओएनजीसी का गठन दोस्तों 1956 में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये सारी बात याद रखेगा। अच्छा, वर्तमान में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय है किसके पास? पहले तो धर्मेंद्र प्रधान के पास था, लेकिन अब वो शिक्षा मंत्री बन गए। अब दोस्तों ये मंत्रालय चला गया है हरदीप सिंह पुरी के पास। किसके पास? हरदीप सिंह पुरी के पास। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अपॉइंटमेंट की बातें कर लेते हैं। चलो, आज का अपॉइंटमेंट ठीक है, आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, कि चलो भैया ओएनजीसी की एमडी अभी पहली महिला एमडी के रूप में दोस्तों चुना गया अलका मित्तल को। ठीक है, आपको नहीं याद है, लेकिन जो पुराने अपॉइंटमेंट है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, 2 दिन पहले पढ़ा था या 10 दिन पहले पढ़ा था, क्या वो आपको याद है कि वो भी आपके दिमाग से स्किप कर गया? तो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। ठीक है, और देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया ओएनजीसी में अलका मित्तल आ गई। कह रहा स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए दोस्तों अभी जो महानिदेशक चुना गया, किसे चुना गया? इनका नाम है जी अशोक कुमार। क्या नाम है? जी अशोक कुमार नाम है। यह स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए इनको चुना गया। ठीक है, अभी दोस्तों स्वच्छ गंगा के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। किसे? चाचा चौधरी, कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो उनको नियुक्त किया गया था। कह रहा दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय में वन महानिदेशक के रूप में दोस्तों अभी किसे नियुक्त किया गया? वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में दोस्तों इनको नियुक्त किया गया। नाम है चंद्र प्रकाश गोयल। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश गोयल। इसी तरह का एक नाम और था, दया प्रकाश सिन्हा। ये भी प्रकाश है, वो भी प्रकाश है। दया प्रकाश सिन्हा दोस्तों इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया है हिंदी भाषा में। ठीक है, तो उनका नाम भी याद रखेगा, प्लस इनका नाम भी याद रखेगा। करा दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है वीएस पठानिया को। ठीक है, इनका नाम भी याद रखेगा। उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी को बनाया गया। इनका नाम भी याद रखेगा। गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती चल रही थी, एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया मोदी जी को। ठीक है, यह भी याद रखेगा। करा किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग का मेंबर बनाया गया? तो
एथलीट आयोग में इस बार 6 नए मेंबर आए हैं, उसमें से एक भारतीय महिला है जिनका नाम है पीवी सिंधु, उनका चुनाव किया गया। ठीक है, ये नए नए अपॉइंटमेंट हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। करा किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट बनाने जा रहे हैं दोस्तों लखनऊ में। अभी मिसाइल आपके लखनऊ में बनाई जाएगी। फिलहाल यहां अध्यक्ष की बात कर रहा है, इनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है बताइए? अतुल दिनकर राणे। क्या नाम है? अतुल दिनकर राणे। पढ़िए आराम से। ठीक है, मेरे दिमाग में इसलिए आ गया, मैं रोज रोज पढ़ाता हूं। आपकी आदत क्या है? आप आज करंट अफेयर यहां पढ़ रहे हैं, कल कहीं और पढ़ेंगे, परसों कहीं और पढ़ेंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं? घूम घूम के पढ़ रहे हैं। यही रीजन है कि आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं। दोस्तों जितने भी टाइम मैं पढ़ाता हूं ना, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। ऐसे नहीं, कोई मैं देखता हूं जो एवरेज टाइम आता है दोस्तों बहुत कम आता है। कोई बच्चा मुझे लगता है 5 मिनट वीडियो देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है। अरे क्या है यार, करंट अफेयर की क्लास है, कम से कम क्लास तो पूरी देखो। ठीक है, तो इनका नाम है अतुल दिनकर राणे। करा आईओसी ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए दोस्तों देश के दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना है? तो दोस्तों आइस हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनका नाम है हरजिंदर सिंह, उनका चुनाव किया गया यहां पे। तो यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगले सवाल पर। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में, किसमें फोटो पत्रकारिता श्रेणी में दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? बहुत अच्छा पुरस्कार है और अक्सर करके आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार इस बार पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में दोस्तों किसे दिया गया, ये बताइए। ये जितने नाम दे रहा है ना, सब इंपॉर्टेंट नाम है। अगर मैं बात करूं दोस्तों दानिश सिद्दीकी की, तो आपने सुना होगा ये पत्रकारिता करते हुए चले गए थे अफगानिस्तान। कहां चले गए हुए थे? ये पत्रकारिता के उद्देश्य से कहां चले गए थे? अफगानिस्तान चले गए थे। वहां दोस्तों न्यूज कवर कर रहे थे और वहां तो जान ही रहे हैं दोस्तों कि वहां तालिबानियों की लड़ाई चल रही थी। ठीक है, और तालिबानियों के अटैक में दोस्तों इनको क्या हो गया? गोली लग गई और ये बेचारे क्या हो गए? मर गए। ठीक है, इनका निधन हो गया। ठीक है, तो एक तो याद रखिएगा ये चर्चा में चल रहे थे, हालांकि पत्रकारिता वाली बात आई है तो ये बता रहा हूं, लेकिन इस सवाल का सही उत्तर ये नहीं है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों मेघा राजगोपालन को भी दोस्तों पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाल ही में दोस्तों 3 लोगों का चुनाव हुआ था, 2 विदेशी थे, एक ही अपने इंडिया से थी, मेघा राजगोपालन। ठीक है, इन्होंने, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, चीन में एक प्रांत है दोस्तों जहां पर उइगर लोग निवास करते हैं। कौन से? उइगर। ठीक है, तो दोस्तों उइगरों के लिए विशेष भूमिका इन्होंने निभाया था। उनके साथ जो जास्ती किया जा रहा था उसको दोस्तों एक दुनिया के लेवल पे लाया गया, दुनिया के बीच में उस बात को रखा गया ताकि चीन जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार करता वो ना कर पाए। तो दोस्तों इनको भी एक पुरस्कार मिला। ठीक है, अच्छा ये तो मान लीजिए अलग है दोस्तों। अगला दोस्तों सीसी डंगरबेंगा की बात कर दें तो हाल ही में दोस्तों इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? पेन प्रिंटर पुरस्कार से नवाजा गया था। और इनको मेघा राजगोपालन को दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो ये सब दोस्तों पत्रकारिता की श्रेणी में अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन ना तो सही उत्तर ये है ना तो सही उत्तर ये। इसका सही उत्तर क्या दोस्तों? जिशान ए लतीफ। क्या नाम है? जिशान ए लतीफ, ये सही उत्तर है, जिन्हें इस बार रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया। किस श्रेणी में? तो फोटो एवं पत्रकारिता की श्रेणी में। श्रेणी जरूर याद रखेगा दोस्तों, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रामनाथ गोयनका पुरस्कार कई लोगों को दिया गया लेकिन अलग अलग श्रेणी में दिया गया। ठीक है, तो फोटो पत्रकारिता की बात आए तो जिशान ए लतीफ बताइए। और अगर दूसरा नाम आता है, एक नाम और भी आपसे पूछेगा कि भैया हिंदी प्रिंट में किसे दिया गया या हिंदी प्रसारण में, तो बताइएगा आनंद चौधरी को दिया गया हिंदी प्रिंट में। ये दैनिक भास्कर में काम करते हैं। और सुशील कुमार महापात्रा को दिया गया, ये एनडीटीवी इंडिया, अगर आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो वहां इनका नाम सुना होगा, इनको दिया गया हिंदी प्रसारण में। तो प्रिंट प्रसारण दोनों में। कैसा है प्रिंट प्रसारण मतलब क्या है? अरे यार क्या कैसे बच्चे हैं आप लोग? भाई न्यूज प्रिंट कहां होता है? समाचार पत्र में। तो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है। और प्रसारण मतलब जिसका ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो न्यूज जो टीवी में चलता है वो वाले हैं। तो महापात्रा साहब को प्रसारण के लिए दिया गया और चौधरी साहब को जो है प्रिंट मीडिया में दिया गया। ये बात भी आप याद रखेगा। ठीक है, बाकी रामनाथ गोयनका पुरस्कार दोस्तों 1995 से दिया जा रहा है, कोई आज का, सॉरी 2006 से दिया जा रहा है, तो कोई आज का पुरस्कार नहीं दोस्तों, ये काफी पुराना पुरस्कार है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, इसमें और भी हो सकता है आपको फैक्ट मिले। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बढ़ते हैं कि हाल ही में किन किन लोगों को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया। मैं अपना समय ना यहां देता हूं, क्यों? यहां जब आप समय देंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार फोटो पत्रकारिता श्रेणी में जिशान ए लतीफ को दिया गया, ये समझ में आ गया। इसके पहले दोस्तों अभी कल ही का सवाल है कि हाल ही में किसे बिहार विभूति से नवाजा गया, बिहार विभूति सम्मान दिया गया, ये रोहित कुमार जी को दिया गया। ठीक है, बिहार विभूति
विभूति किसे दिया गया? रोहित कुमार जी को दिया गया, ये भी याद रखेगा। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और मैं डंके की चोट पे बता रहा हूं दोस्तों, ये सवाल परीक्षा में 100% आ जाएगा, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार जो दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। 3 अवार्ड दिए जाते हैं साहित्य अकादमी संबंधित, जरा सुनिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। साहित्य अकादमी में दोस्तों एक युवा पुरस्कार होता है, ठीक है। वो युवा पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया वाजपेयी जी को, ठीक है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। वो और एक दोस्तों बाल पुरस्कार होता है, वो बाल पुरस्कार दिया गया देवेंद्र जी को, ठीक है। तो ये तीनों बातें याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं गलती थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के लिए समर्थन में पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया, ठीक है, या नवाजा गया या पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो आलिया भट्ट को चुना गया, ठीक है, ये भी ध्यान दे सकते हैं। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड ये किसे दिया गया? ये भी अच्छा अवार्ड है दोस्तों, ये आपकी एनवायरमेंट से संबंधित अवार्ड है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड ये दिया गया दोस्तों, थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, इनका नाम है विरल मुरली भाई, ठीक है, विरल मुरली भाई देसाई, ठीक है, याद रखेगा, इनको दिया गया ये एनवायरमेंट संबंधित पुरस्कार। सामाजिक न्याय के लिए दोस्तों मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी नाम है। पीछे दोस्तों हम लोगों ने ऊपर पढ़ा दया प्रकाश सिन्हा, देखिए इनके नाम भी प्रकाश लगा, यहां भी प्रकाश है, तो प्रकाश वाले कई मिल रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। कह रहा किस यूनिवर्सिटी को अभी हाल ही में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का चुनाव किया गया है। किसके रूप में दोस्तों इसको अवार्ड मिला? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी के डिजिटल इनोवेशन अवार्ड दिया गया इसे, ठीक है। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया दिव्या हेगड़े को, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिए। करा भारतीय उद्योग परिसंघ ने किसे औद्योगिक नवाचार पुरस्कार दिया? तो यह दिया गया आईआईटी रुड़की को, एक संस्थान है उसे दिया गया, ठीक है, सीआईआई के द्वारा दिया गया, वो भी याद रखिएगा। तो ये सभी आपके लिए अच्छे सवाल हैं जो हाल फिलहाल में अवार्ड बटे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया? करा अजय कुमार चौधरी को, दीपक कुमार को, एक या दो, दोनों, या टी रविशंकर को? टी रविशंकर की बात करें दोस्तों तो पहले से आरबीआई में क्या है दोस्तों, ये उप गवर्नर के पद पर है, ठीक है, पहले से याद रखेगा। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं हमेशा, आरबीआई में याद रखेगा एक गवर्नर का पद होता है और इसके अलावा दोस्तों 4 उप गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 4 उप गवर्नर होते हैं। तो 4 में से तो एक आपके क्या है दोस्तों, टी रविशंकर जी हैं। यहां पर जो आपका सही जवाब है यह है 1 और 2 दोनों, ठीक है। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, इन दोनों लोगों को याद रखेगा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहां पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें इन दोनों लोगों की बातें कर लेते हैं कि भाई ये दीपक कुमार जी कौन है और अजय कुमार चौधरी कौन है, ठीक है। तो देखिए दीपक कुमार कह रहा सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, भुगतान प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन और भी कई सारी चीजों में ये पहले से काम कर रहे थे, इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, इसीलिए इन्हें जो है इस पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अजय कुमार चौधरी के बारे में भी बहुत सारी बातें दी गई है कि यह बैंकिंग के लिए एक परफेक्ट व्यक्ति हैं, तो इनका भी चुनाव किया गया। जो दोस्तों पहले से 4-5 लोग पहले से उनके बारे में जान जाइए। तो वर्तमान में कौन गवर्नर है आपको पता होगा, शक्तिकांत दास जी वर्तमान में क्या है, आरबीआई के गवर्नर हैं। नोट उठाकर देख लीजिए, नोट पे इनका सिग्नेचर मिल जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा जो 4 नाम दे रहा है, एक महेश कुमार जैन है, एक एमडी पात्रा है, एक यम राजेश्वर है, एक टी रविशंकर है। ये 4 लोग क्या दोस्तों, ये 4 लोग उप गवर्नर है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, अच्छे से याद हो जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे बात करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में पहले दोस्तों एक बार फिर से अपॉइंटमेंट की बातें कर लेते हैं। तो देखो अभी आरबीआई में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एक तो अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया और एक किसे नियुक्त किया गया, दूसरा नाम है दीपक कुमार, ठीक है। 2 लोगों को दोस्तों यहां अपॉइंट किया गया, ठीक है। ओएनजीसी की पहली महिला एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अलका मित्तल को नियुक्त किया गया, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। स्वच्छ गंगा मिशन के राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जी अशोक कुमार को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है चंद्र प्रकाश गोयल, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक किसे चुना गया? तो वीएस पठानिया को चुना गया। उत्तर प्रदेश राज्य में नए सचिव कौन बने? मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी बने हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर एक कमेटी बनाई और उसका अध्यक्ष बनाया गया मोदी जी को। इस कमेटी में कुल 27 मेंबर हैं, ठीक है, और 27 मेंबर में आपके जो अभी लोग वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी हैं। कौन है लोकसभा अध्यक्ष बताइए?
वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ठीक है, तो वो भी उसमें है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, तो और भी बहुत सारे नेता हैं, ठीक है, वो भी याद रखेगा। कह रहा है किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में भेजा गया, तो एक में पूरा 6 पॉइंट में उसमें से एक इंडियन है, पीवी सिंधु गई है, ठीक है। किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का सीईओ बनाया गया या अध्यक्ष बनाया गया, तो इनका नाम है अतुल दिनकर राणे, ठीक है। ये मुख्य अपॉइंटमेंट है, इनका नाम आप जरूर याद रखिए। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और किसी मुख्य पद पर दोस्तों इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो परीक्षा में अपॉइंटमेंट से सवाल जो बनते हैं वो यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आपको बताना दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, जरा ध्यान दीजिए। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना, खास करके जो बड़े एग्जाम होते हैं सिविल वगैरह के, उसमें आपके प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। और जब मैं कभी ऐसा प्रश्न बनाता हूं तो याद रखेगा इस समय मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है। क्यों? जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां मुझे लगता है कि बच्चों को एक दो नहीं कई लाइन बताना है मुझे, तो दोस्तों मैं वहां पर कथन कारक वाले क्वेश्चन बनाता हूं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में इन चारों लाइन में से किसी भी लाइन से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ लीजिए 4 अलग अलग प्रश्नों का समावेश है यहां पे। अब सुनिए, कह रहा दोस्तों आरबीआई ने अभी एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। देखिए किसी भी बैंक को जब अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाता है तो उसको बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाता है, अब वो बैंकिंग जैसे कार्य कर सकता है, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों ये बिल्कुल सही लिख रहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक को दर्जा दिया गया। इसके ठीक पहले दोस्तों किसे दिया गया था अभी अनुसूचित बैंक का दर्जा? तो आपने पढ़ा था दोस्तों पेटीएम को भी अब अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया। तो जैसे अभी मार्केट में एसबीआई, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा ये लोग चल रहे हैं, यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक, वैसे दोस्तों पेटीएम बैंक भी आने वाला है और वैसे ही आपका एयरटेल वैसे ही एयरटेल पेमेंट बैंक भी आने वाला है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक को दोस्तों मंजूरी मिला। देखिए अगर मैं फिनो पेमेंट बैंक की बात करूं तो एक छोटा बैंक है दोस्तों, पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैसे अभी नॉर्मल जैसे बैंक चल रहे हैं, यूनियन बैंक चल रहा है, पीएनबी चल रहा है, स्टेट बैंक चल रहा है, ये तो बड़े बैंक हो गए दोस्तों। इन्हीं की सहायता से कुछ छोटे बैंक भी काम कर रहे हैं। तो अभी देश में एक और बैंक चल रहा है फिनो पेमेंट बैंक, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। फिनो पेमेंट बैंक का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया था, किसे? आपको याद होगा पंकज त्रिपाठी को, ठीक है, एक्टर है ना, जानते होंगे ना पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इसको आरबीआई ने कहा कि अब तुम अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय कर सकते हो, मतलब विदेशों का अगर लेन देन है तो ये भी फिनो पेमेंट बैंक इसमें अपनी एक्टिविटी कर सकता है, ये अभी काम दिया गया। कुछ दिन पहले दोस्तों हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि आरबीआई ने यह कहा कि अगर आपको विदेशों से पैसे का हेरफेर करना है, लेन देन करना है, तो आपको एक एलईआई नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एलईआई नंबर दोस्तों 20 अंकों का एक नंबर होगा। बिना इस एलआई नंबर के क्या हो सकता है, पैसे विदेशों से ना आ सकते ना जा सकते, मतलब पूरी निगरानी होगी आरबीआई की कि कितने रुपए भारत से बाहर से आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एलआई नंबर वाली बात भी याद रखेगा, ठीक है। अगला तो ये वाला भी सही हो जाएगा। करा एसबीआई कार्ड ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए पेटीएम के साथ हाथ मिलाया, ठीक है। दोस्तों अभी क्या होता है कि हर बैंकों का कार्ड होता है, उन बैंकों के कार्ड को आप अलग अलग मशीनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक नया सिस्टम आया दोस्तों कार्ड टोकनाइजेशन का, ठीक है। तो यहां पर पेटीएम के साथ एसबीआई ने समझौता किया कि मेरे कार्ड का इस्तेमाल आपके साथ, आपके कार्ड का इस्तेमाल मेरे साथ, एक तरह के इस तरह का टोकनाइजेशन सिस्टम आ जाएगा और ये समझौता हुआ, तो ये भी आपका सही है। पीओएस मशीनों में एक्सिस बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना, ठीक है। अब ये क्या है पीओएस मशीन? अरे यार स्वाइप करने जाते हो, शॉपिंग करते हो, स्वाइप वाली मशीन होती है ना, उसी मशीन को कहा जाता है पीओएस मशीन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। फुल फॉर्म पूछेगा तो बताएगा पॉइंट ऑफ सेल। तो कह रहा है पीओएस मशीन। अब देखिए यानी कि एक्सिस बैंक भारत का दूसरा ऐसा बैंक बन गया जहां के कार्ड धारक सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एटीएम स्वाइप करते हैं, ठीक है। पूरे भारत में जैसे मान लीजिए बहुत सारे बैंक हैं, लोगों के पास बहुत सारे कार्ड हैं, तो लोगों के पास एक्सिस बैंक का भी कार्ड होगा, तो सबसे ज्यादा कार्ड स्वाइप जो हुआ है नंबर 2 पर कौन है दोस्तों? एक्सिस बैंक है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। तो यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चारों जो दिया गया है ये सभी जो ऑप्शन है दोस्तों ये सभी सत्य हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको समझाया वो यहां विस्तार से दिया गया है कि कैसे क्या है, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो डिटेल मैंने दे दिया है। चलो मैं आपको लेके चलता हूं सीधे बैंकिंग पर ना, और हम लोग ये पढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में बैंकिंग से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न चर्चा में रहे, ठीक है। एक बार ये करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको नया मिल जाएगा। चलो पहला तो ये हो गया दोस्तों, मान लो। दूसरा लिख रहा है दिसंबर 2021 में
भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे एजेंसी बैंक के रूप में दोस्तों सूचीबद्ध किया? भारतीय, देखिए आरबीआई बहुत सारे बैंकों को एजेंसी बैंक का दर्जा देता रहता है। क्यों देता है? क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए भारतीय लोगों पे तमाम तरह के टैक्स लगते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो इन एजेंसियों का जिम्मा दिया जाता है कि भाई आप टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बंधन बैंक हो गया, जैसे कर्नाटक ग्रामीण बैंक हो गया, जैसे डीएसबी बैंक हो गया, जैसे ये जो सीएसबी बैंक लिख रहा है ये भी हो गया, ठीक है। ये सब ऐसे बैंक हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको आरबीआई ने क्या किया है, इनको मतलब कह दिया है कि भाई आप हमारे एजेंसी बैंक हो, आप टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये दर्जा दिया गया दोस्तों सीएसबी बैंक को, ये भी याद रखेगा। कर हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में दोस्तों शीर्ष स्थान हासिल किया? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सुनिए। आजकल दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट खूब चल रहा है, दम के एकदम जम के, ठीक है। लोग चाट फुल्की भी खाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, तो मतलब हर जगह तक ये ऑनलाइन पेमेंट चल गया है, ठीक है। तो दोस्तों कह रहा है कि डिजिटल भुगतान के मामले में जो भारत का सबसे बड़ा बैंक हो कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर ने सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है, ये एक दोस्तों अभी आंकड़ा आया है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। और स्वाइप वाले मामले में एक्सिस बैंक आगे है, आगे मतलब नंबर 2 पर, उसको भी याद रखेगा। सबसे ज्यादा पीएम जनधन योजना के खाते किस राज्य में खुले हैं? तो बिहार राज्य में खुले हैं, और औसतन लगभग 2700 रुपया हर एक खाते में है, यह भी मैंने आपको बताया था। करा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस बैंक को बैंकिंग साझेदार के रूप में दोस्तों नियुक्त किया है? ठीक है, तो देखिए बैंकिंग साझेदार यहां बनाया गया इक्विटास बैंक को। अभी चर्चा में चल रहा था इक्विटास बैंक, क्योंकि इक्विटास बैंक का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2 लोगों को। एक हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान है दोस्तों रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल, एक उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रानी रामपाल को। और दूसरा दोस्तों क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, क्या नाम है? स्मृति मंधाना, उनको भी दोस्तों क्या बनाया गया? इसी बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो ये भी चर्चा चल रहा था। करा किस बैंक ने आरबीएल बैंक को, फिर वही देखिए एजेंसी बैंक का दर्जा दिया गया आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये आरबीएल बैंक है, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड वाले जो टैक्स होते हैं वो क्या कलेक्ट कर सकता है और आरबीआई को दे सकता है, ठीक है। तो ये किया गया। कह रहा आरबीआई ने अभी किस बैंक पर 1.8 करोड़ का जुर्माना लगाया, ठीक है। तो ये दोस्तों जुर्माना लगाया गया पीएनबी बैंक के ऊपर। ऐसे आरबीआई के साथ, आरबीआई को जब लगता है कि बैंक जो है गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो आरबीआई जुर्माना भी लगाती है। आप जरा नोट करिए, अब तक का जो मतलब मुझे मिला है सबसे बड़ा जुर्माना वो मिला एक्सिस बैंक पर। आरबीआई ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था दोस्तों एक्सिस बैंक पर, यह पहला सवाल। एसबीआई पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा था, पेटीएम पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा था, यहां पीएनबी पढ़ रहे हैं इस पे 1.8 यानी 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना लगा। इसके बाद, इसके पहले पढ़े थे दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर 1.94 करोड़ का लगा था जुर्माना, ठीक है। लगभग 1 करोड़ 90 या 95 लाख के आसपास ये जो है जुर्माना लगा था। इसके अलावा आईसीआईसीआई पर दोस्तों पहले 3 करोड़ का जुर्माना लगा था, बाद में अभी इसी पेटीएम का जब लगा, इसको पीएनबी पे जब लगा, इस समय 30 लाख का जुर्माना आईसीआईसीआई बैंक पे लगा। तो समय समय पर क्या होता है, इस तरह के जुर्माने आरबीआई लगाते रहता है अगर बैंक ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो। किस बैंक ने हाल ही में ईटीबीएफएसआई एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? देखिए हाल ही में 2 ऐसे बैंक रहे हैं जिन्होंने 2-2 अवार्ड जीते हैं, 2 ऐसे बैंक रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि दोनों ने 2-2 अवार्ड जीते तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाला किसने जीता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे ईटीबीएफएसआई एक्सीलेंस अवार्ड तो ये जीता है डीएसबी बैंक ने। किसने जीता है? ये सॉरी डीबीएस बैंक ने, ठीक है, ये इसने जीता है। और एक दोस्तों डीजी धन पुरस्कार दिया गया, डीजी धन पुरस्कार वो दिया गया था कर्नाटक ग्रामीण बैंक को, तो उसको भी याद रखेगा। दोनों हैं और इन दोनों ने 2-2 पुरस्कार जीता, इसलिए चर्चा चल रहा है। करा किस बैंक ने असम स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, दोस्तों असम में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, $112 मिलियन मिला दोस्तों भारत को। किससे मिला है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला है, ठीक है। अगला दोस्तों हाल ही में किसने सीमा पार लेन देन के लिए एलईआई नंबर अनिवार्य कर दिया? बताया तो कि 20 अंकों का यह नंबर होगा और आरबीआई ने अनिवार्य किया है। अगर आप सीमा पार कोई लेन देन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एलईआई नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, एलईआई, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात कहना चाहूंगा, स्टडी 91 पर दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में कोर्स दमदार है कि नहीं दमदार है, तो एक मौका आप हिंदी को ज्वाइन करके दीजिए। देखिए आपको ये पता है कि सामने जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है।
मुझे ये भी पता है कि आपने कभी ऑफलाइन कोचिंग किया होगा, हो सकता है ऑनलाइन कोचिंग भी किया होगा, लेकिन अगर आप नितिन सर की हिंदी इंडिविजुअल की क्लास नहीं लिए हैं तो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मौका दीजिए दोस्तों, एक बार क्लास लीजिए। अगर आपके पास हिम्मत है ना तो आप फोन करके ये मुझे बता देना कि सर क्लास करके मजा नहीं आया, ठीक है। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि एक बार आओ, ज्वाइन करो, वापस नहीं जाओगे, बल्कि 2-4 लोगों को और बुला के लाओगे कि आ जाओ यार, हिंदी अगर आपको पढ़ना है तो स्टडी 91 पे आ जाओ और एक कोर्स पढ़ लो। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि यहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में स्टडी 91 में जितने भी बैच चल रहे हैं दोस्तों, इन सभी बैच को ऑफलाइन डाउनलोड का सिस्टम दिया गया, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि बच्चों के साथ होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं यार कि ऑफलाइन ऑनलाइन में बड़ा अंतर होता है। ऑफलाइन में तो हमारे सामने टीचर होता है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन यार उससे ज्यादा मजा ऑनलाइन टीचिंग में है, ठीक है। एक बार आप ऑनलाइन टीचिंग में आइए, यहां पर आपको वीडियो डाउनलोड करने का फीचर इसलिए दिया जाता है कि बफरिंग का, इंटरनेट का कोई इशू ना हो, आप घर बैठ के आराम से 5-6 घंटे लगातार क्लास कर सकें। ये सारे फीचर आपको स्टडी 91 दे रहा है। तो आइए और इसके कोर्स को ज्वाइन कीजिए अगर आपको जरूरत महसूस है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईएसए को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है आईएसए। कह रहा है इसमें शामिल होने वाला दोस्तों 102वां देश कौन बना, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत किया गया था नवंबर में, ठीक है, नवंबर 2015 में इसे शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? तो दो लोगों ने शुरू किया था। एक मोदी जी थे, ठीक है, एक मोदी जी थे भारत के प्रधानमंत्री, एक आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम था? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, याद रखेगा। ये दो लोग थे दोस्तों। इन दो लोगों ने मिलकर के इस आईएसए का गठन किया। इस आईएसए का दोस्तों जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो हमारे भारत में बना दोस्तों, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहा जाता है गुड़गांव को, गुड़गांव पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। तो यहां पर ये बनाया गया। धीरे धीरे करके दोस्तों आज इसके मेंबर हो गए 102 मेंबर हो गए हैं। और आज 102वें नंबर पे कौन आया है? तो याद रखेगा उस देश का नाम है एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है। ये कैरिबियन कंट्री है। अमेरिका देख रहे हैं ना, अमेरिका से जब आप पूरब की तरफ आएंगे तो बीच में दोस्तों कैरिबियन कंट्री है, जहां पे वेस्ट इंडीज देश पड़ता है, नाम सुना होगा, ठीक है। और आपका क्यूबा देश पड़ता है, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। फ्लोरिडा देश पड़ता है, वहीं पर दोस्तों ये एंटीगुआ और बारबुडा है। आपने कभी सुना होगा दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, बरमूडा ट्रायंगल भी इसी के पास में है। इसकी राजधानी सेंट जॉन्स है, याद रखेगा। इसकी राजधानी कहां पर है? इसकी कैपिटल है दोस्तों सेंट जॉन्स, ठीक है, सेंट जॉन्स इसकी कैपिटल है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 102वां देश बना। इसके पहले अमेरिका दोस्तों 101वां देश बना था, ये भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक बार और चर्चा में आया, अभी यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इस आईएसए को जो है पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। किसका? पर्यवेक्षक का दर्जा दिया, यह भी आप याद रखेगा। पर्यवेक्षक मतलब इसको सुपरवाइजर का दर्जा दे दिया। धीरे धीरे ये आईएसए इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फिलहाल तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एंटीगुआ और बारबुडा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आपका, ठीक है। तो यहां पर भी दोस्तों बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आपकी इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। मैं आता हूं सीधे आगे और फिर से एक बार लेके चलता हूं भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम, ठीक है। वैसे भारत में प्रथम जैसा यहां कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी चलो क्या करते हैं, क्वेश्चन यहां इसको होना चाहिए ना कि ये जो है या तो इसको इंटरनेशनल न्यूज में डाल देना चाहिए था, या तो आपका इन्वायरमेंट वाले न्यूज में डालना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। तो पहला तो ये होगा दोस्तों 101वां देश पूछे तो अमेरिका बताएगा, 102वां देश पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों, बताइए? बारबुडा। चाहे बारबुडा ऐसे शॉर्टकट बोल दीजिए, बहुत ज्यादा पूरा नाम पता, दो देश नहीं, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर दो देश है क्या? एंटीगुआ दूसरा देश है, बारबुडा दूसरा क्या? नहीं यार, एक ही देश है, एंटीगुआ और बारबुडा एक ही देश है। अरे कैसे एक ही देश है? अरे वैसे यार जैसे तुम बोलते नहीं हो कि दादरा और नगर हवेली, ठीक है, बोलते दमन और दीव, तो अलग है क्या? दमन दीव एक ही है ना, वैसे ही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सेंट जॉन्स इसकी राजधानी है। करा भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश। आज ही हम लोगों ने पढ़ा, भूलेंगे तो है नहीं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्टेज 2, यानी जो इसका कार्यक्रम 2 चल रहा था, इसके तहत दोस्तों दिसंबर 2021 तक भारत का ओडीएफ मुक्त गांव कौन बना, मतलब खुले में शौच मुक्त गांव कौन, मतलब गांव वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा बना? तो याद रखेगा तेलंगाना राज्य बना, ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जो है ये जापान ने लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने डार्क प्राइम टेक के साथ समझौता किया एक डिजिटल लॉकर बनाने के लिए, जिसे स्वास्थ्य डिजिटल लॉकर का नाम दिया गया है,
ठीक है। किसने जेम्स वेब स्पेस नामक एक टेलीस्कोप बनाया, तो नासा ने बनाया है। पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये नितिन गडकरी ने लॉन्च किया, कहां पर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, उसको भी याद रखेगा। किस राज्य में पहला टीचर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो दिल्ली में बन रही है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सर्वाधिक सहायता किस राज्य के लाभार्थियों को मिला है, तो महाराष्ट्र राज्य के लाभार्थियों को, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? जी हां दोस्तों, पहली अश्वेत महिला भी बनी है। और याद रखिए दोस्तों, ये भारतीय मूल की महिला है। कहां की है? यह भारतीय मूल की भी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका की तरफ दोस्तों एकल यात्रा करने वाली महिला बनी है, ठीक है। यार इतना भी दम होता है, हाँ दम है ना। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां डॉक्टर कैथी सुलीवान का जो नाम है, इन्होंने मतलब समुद्र के अंदर दोस्तों 36,000 फीट नीचे जाकर यात्रा किया अकेले अपने दम पे, ठीक है। यहां आदमी 10 फीट चला जाता है समुद्र के अंदर, उसको डर लगने लगता है, और ये अकेली रेडी होकर के, सोचिए पानी के इतने नीचे जाकर के, मतलब एक रिकॉर्ड कायम किया। फिलहाल ये आपका सही उत्तर नहीं है। सिरसा वंदला की बात करें तो ये भी भारतीय मूल के हैं दोस्तों, अभी इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। अंतरिक्ष में गई भी और अंतरिक्ष से वापस भी आई, लेकिन यह भी इसका सही उत्तर नहीं है। मालावत पूर्णा दोस्तों ये चर्चा में चल रही थी, याद रखेगा। अन्नामलाई पर दोस्तों कई सारी पहाड़ियों पर भी, और इस पे भी कई सारी पहाड़ियों पर चढ़ने वाली अभी एक महिला के रूप में दोस्तों इनको जाना गया, ठीक है। यह भी याद रखेगा। बट यहां आपका उत्तर है दोस्तों कैप्टन हरप्रीत चंडी, ठीक है। कैप्टन हरप्रीत चंडी दोस्तों, एक ऐसा ही नाम दोस्तों और भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम था? हरनजीत संधू, ठीक है। वो कौन थी दोस्तों? तो याद रखेगा, इस बार उन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया, ठीक है। तो उनका नाम भी हरनाज संधू, यार मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ और बोला क्या मैंने? हरनाज संधू उनका नाम है, हरनाज संधू, ठीक है। हरनाज संधू नाम है। इनको क्या चुना गया दोस्तों? इनको चुना गया मिस यूनिवर्स के रूप में, ठीक है। मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया, और 2021 में भारत पूरे 21 साल बाद जाके मिस यूनिवर्स बना। आज तक भारत से 3 लोग मिस यूनिवर्स बने हैं। 2021 में हरनाज संधू बनी, इसके पहले सन 2000 में लारा दत्ता बनी थी, उसके पहले 1994 में सुष्मिता सेन को चुना गया था, ठीक है। यह भी याद रखेगा। चलिए, तो आपका उत्तर यहां पे आपको मिल चुका है दोस्तों, कैप्टन हरप्रीत चंडी, ये आप याद रखेगा, ये वहां पे गई हुई है। और एक चीज याद रखें दोस्तों, अगर अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान की बात करें कि भारत ने कहां पर कौन सा रिसर्च सेंटर बनाया है, तो अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव में भारत ने कुल 3 अस्थायी अनुसंधान बेस बनाए हैं, जिसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, ये 1983 में बना था। मैत्री दोस्तों 1988 में बना था, और भारती बना दोस्तों अभी नया 2021 में, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे लिख रहा दोस्तों, वोमेन्स इन न्यूज, कौन कौन सी महिलाएं चर्चा में रही हैं हाल फिलहाल में, एक बार उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें। पहला ही हो गया दोस्तों, ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखेगा, कैप्टन हरप्रीत चंडी। कर फॉर्च्यून इंडिया में किसे भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना गया है, तो वर्तमान में हमारे देश में दोस्तों निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री हैं, इनको चुना गया। पहले नंबर पे निर्मला सीतारमन है, और दूसरे नंबर पे याद रखेगा मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी है, ठीक है। ये देश की दूसरी सबसे ताकतवर महिला है, ठीक है। इनसे ताकतवर महिला हमारे देश में और कोई नहीं है, ठीक है। किससे? पहले नंबर पे कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर की जो है मिनिस्टर है, ठीक है। करा भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर, क्या नाम है, मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व के सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया, तो ये उड़ीसा की रहने वाली आदिवासी महिला, और इसको भी ताकतवर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। ये भी अच्छा पॉइंट है। करा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद दोस्तों इनको इस्तीफा देना पड़ा? यह देश कौन सा? यह देश है स्वीडन। इसी देश में जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल का, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो भी याद रखेगा। किस देश की 2 बहनों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, और दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा महिला के रूप में दोस्तों इनका नाम है, 100 वर्षों से ज्यादा का रिकॉर्ड है, शायद 110 साल का रिकॉर्ड है, जापान की महिलाएं हैं। कर हाल ही में मीराबाई चानू को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो एमवे इंडिया का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर चुना गया मीराबाई चानू को। सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक में महिला कौन थी? मोमीजी निसिया नाम था, ठीक है। करा AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? नंगोम बाला देवी को चुना गया। हाल ही में किसे विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, तो स्फूर्ति प्रिया। मुझे लग रहा है दोस्तों ये नाम गलत है, स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक का
क्या बनाया गया था, शिकायत अधिकारी बनाया गया था, मुझे जो याद आ रहा है। स्फूर्ति प्रिया फिलहाल तो यहां नहीं है। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं सही सोच रहा हूं कि गलत सोच रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य से कितने डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा निकली। दोस्तों आपको तो पता है कि चीन काफी दिनों से इस कृत्रिम सूर्य को बनाने पे काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अभी तक जो चीन काम कर रहा था इसमें लगभग 1.2 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जी हां दोस्तों याद रखेगा, डिग्री सेल्सियस तक का दोस्तों टेम्परेचर था। लेकिन इस बार जो प्रयोग किया चीन ने, इसमें दोस्तों यह टेम्परेचर पहुंच गया 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जी हां दोस्तों, ये आपके मतलब जहन में घुसने लायक बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेगा 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस दोस्तों ये तापमान पहुंच गया था इस कृत्रिम सूर्य का। मतलब एक सूरज आसमान में तो समझ में आता, अगर इसी धरती पर किसी देश ने सूर्य बनाया हो तो किसने बनाया, चीन ने सूर्य बना रहा। अच्छा, इस सूर्य को बनाने से क्या होगा, जैसे जो बाहर वाला सूर्य क्या करता है, वो करता है अगर आप सोलर प्लेट छत पे लगा दिए तो चार्ज कर देगा। तो अगर एक घर का सूरज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, देश को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल पाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा सूर्य कैसे बना, आप बात को समझिए। अगर मैं ओरिजिनल सूर्य की बात करूं, मतलब जो सन है, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको पता है दोस्तों सूर्य इतना ज्यादा प्रकाश कैसे देता है। तो आपको पता है इस सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, नाभिकीय नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। और इसी नाभिकीय संलयन की क्रिया की वजह से इसके अंदर असीमित मात्रा में ऊर्जा पैदा हो रही है। जिस दिन ये क्रिया होना बंद हो जाएगा उस दिन सूर्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और शायद तब पूरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, मानव जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन चीन के द्वारा दोस्तों ऐसे काम किया जा रहा है, ये भी मानव जीवन को समाप्त कर सकता है फिलहाल। हालांकि ये ज्यादा समय के लिए नहीं था, कुछ ही सेकंड के लिए दोस्तों यह निकला था इतना ऊर्जा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखने वाली बातें, तो यहां 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस। हाँ, एक चीज और पूछ सकता दोस्तों कि लगभग कितने मिनट तक दोस्तों ये चीजें चली, तो देखिए यहां दे रहा है कि करीब 17 मिनट तक दोस्तों यह मतलब ऊर्जा निकलती रही 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस की स्पीड से, वो आप देख सकते हैं। कुछ जगह पर दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन के बारे में सर्च किया तो पता चला कि इसका जो टेम्परेचर निकला ये सूर्य से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस का दोस्तों इसका टेम्परेचर था। ठीक है, आपने तो पढ़ा होगा कि सूर्य में जब कभी सौर कलंक पड़ते हैं हर 12 साल पे, तो उस समय सूर्य का टेम्परेचर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में करीब 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अमूमन जो सूर्य अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य कितना गर्म है तो क्या बताएंगे कि सूर्य की जो गर्मी है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कहां 6000 डिग्री सेल्सियस, कहां 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस। मुझे तो आंकड़ा समझ में नहीं आया, हालांकि मैं इसके बहुत पीछे भी नहीं गया, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूं, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मेरा जी नहीं भरा है। हालांकि क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैं चर्चा में आपको दे दिया। ठीक है, आइए इसको पढ़ लीजिए। करा कि ये तो आप जानिएगा कि चीन ने बनाया कितने डिग्री सेल्सियस, तो 7 करोड़ हो गया। करा इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों अभी चर्चा में चल रहा था, ये कहां पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों अभी एक आंकड़ा जारी किया गया था कि पिछले 10 वर्षों में 2009 से लेकर के 2019 तक में 10 वर्षों में केवल करंट लगने की वजह से 600 हाथियों की मृत्यु हो गई है, उसी समय चर्चा में चल रहा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा कि मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 के बीच भारत में कुल कितने हाथियों की मृत्यु हुई, तो 600 हाथियों की बता दिया। हाल ही में किन 2 भारतीय कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए दोस्तों समझौता किया है, तो एक तो यहां महिंद्रा करो, एक टीवीएस कंपनी है और एक बीएमडब्ल्यू कंपनी। इन 2 कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए समझौता किया है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों भी चर्चा में था, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यह भी अच्छा सवाल है। करा अभी एक नई आर्द्रभूमि शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश की 9वीं आर्द्रभूमि है, देश की 47वीं आर्द्रभूमि है, और नाम क्या है, नाम है इसका दोस्तों बिजनौर में है उत्तर प्रदेश के, इसका नाम है हैदरपुर। क्या नाम है, हैदरपुर। ठीक है, यह वेटलैंड है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में यह स्थित है। करा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, देखिए वैसे तो इसके मंत्री हैं दोस्तों भूपेंद्र सिंह, ये राज्य मंत्री हैं सुप्रिया साहू। करा इन्होंने किस राज्य में काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया है, तो काजू वैली वेटलैंड दोस्तों ये तमिलनाडु में है। करा किस देश के मौसमवीरों ने एक नया मौसम शुरू होने की घोषणा किया है, लानीना मौसम शुरू होगा, और यह ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। ठीक है, तो यह सवाल भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। करा कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव यहां दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में दोस्तों अभी आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, आदिवासी महोत्सव का दोस्तों यहां पर आयोजन किया गया था। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है दोस्तों ये आपका पुदुचेरी में आयोजित किया गया। ठीक है, हाँ आप लद्दाख की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। हिमालयन
फिल्म फेस्टिवल का दोस्तों, फिल्म फेस्टिवल का अभी आयोजन किया गया था, ये आप याद रखेगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बनारस में भी दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। और एक मेन वाला जो फिल्म फेस्टिवल चलता है वो गोवा में चला है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा, नवंबर में चला। यहां पर आपका पुदुचेरी हो जाएगा। ये युवा महोत्सव की बात करा, एक्चुअली में अभी हुआ नहीं है युवा महोत्सव दोस्तों, मनाया जाएगा। याद रखेगा कब मनाया जाता, तो हर साल 12 जनवरी को ये युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों युवा दिवस, तो मैं आपको ये बता दूं, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे देश में यह 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो उसी दिन दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाएगा, तो पुदुचेरी में मनाया जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट वाली बातें, और वही पॉइंट वाली बातें यहां भी दी गई, ठीक है। तो इसको पढ़िए आराम से और समझिए। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर मेन पार्टिसिपेट कौन करेगा दोस्तों, तो जो हमारा खेल मंत्रालय, और खेल मंत्री वर्तमान में कौन है बताइए। इसके पहले तो खेल मंत्री आपके किरण रिजिजू थे, वर्तमान में किरण रिजिजू का डिपार्टमेंट बदल गया, वो कानून एवं न्याय मंत्री हो गए हैं। और खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं, तो उनका नाम भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इवेंट एंड समिट के बारे में, कि हाल ही में कौन कौन सा सम्मेलन कहां कहां किया जा रहा है, या किस किस महोत्सव को कहां कहां मनाया गया, आयोजन कहां हो रहा है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा लिख रहा है कौन सा देश है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता करने जा रहा है। तो भारत अध्यक्षता करने जा रहा है, ये भी याद रखेगा। हाल ही में कहां पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव किया गया, तो तानसेन जी कहां के रहने वाले थे दोस्तों, तानसेन जी रहने वाले थे मध्य प्रदेश ग्वालियर के, और वहीं पर तानसेन उत्सव मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। करा दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में मध्य एशिया वार्ता का तीसरा चरण शुरू हुआ, और इसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया, याद रखेगा, ठीक है, एस जयशंकर जी ने। अच्छा, मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा विदेश सचिव है दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है, हर्षवर्धन श्रृंगला, श्रृंगला नाम है, यह भी आप याद रखेगा, ठीक है। करा भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहां पे किया गया, तो लखनऊ में किया गया था। 500 ड्रोन आसमान में उड़ करके 1857 से लेकर के 1947 की कहानी इन ड्रोन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। लोक कलाकारों के द्वारा दोस्तों 11 दिन का 24वां लोक रंग उत्सव कार्यक्रम कहां मनाया गया, तो आपके जयपुर में मनाया गया। बहुत सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया, 7वां साइंस फेस्टिवल था। इसका आयोजन दोस्तों गोवा के पणजी में किया गया। नूपीलाल स्मृति दिवस से मणिपुर में मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, तो यहां की महिलाओं ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा था 1904 में और 1939 में, ठीक है। करा कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, यह शहर है दोस्तों दिल्ली, ठीक है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी, तो मणिपुर में रखा। और एक आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है देश में, वो गोरखपुर में बनाया जा रहा है। उसकी आधारशिला हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रखा गया, ठीक है। तो भी अच्छा पॉइंट है। चलो आज के आखिरी सवाल पर आते हैं, और थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसलिए यहां पर कथन कारक वाला दिया है, तो ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। एक रिपोर्ट है दोस्तों, उस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान में आयात और निर्यात के क्या हिसाब किताब है। करा इंजीनियरिंग सामान कुल निर्यात का दोस्तों कितना था, 26% था, जो पिछले साल की तुलना में दोस्तों इसमें 37% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग सामानों को लेकर के दोस्तों यह आंकड़ा जारी किया गया, ठीक है। तो अच्छी वृद्धि हुई, यह कथन सत्य है। करा देश में जो रत्न और आभूषण है सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया, मतलब अपने देश से विदेश में भेजा गया सामान सबसे ज्यादा क्या, तो रत्न और आभूषणों को भेजा गया, ठीक है। तो याद रखेगा इसका निर्यात का हिस्सा दोस्तों 8% है, और इसमें वृद्धि हुई है 15.8% का, इसको भी याद रखेगा। और अगर हम आयात की बात करें, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, मतलब विदेशों से सामान मंगाया गया, तो सबसे ज्यादा मंगाया जाता पेट्रोल। लिख रहा है दिसंबर 2021 में आयात जो था ये 59.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और इसमें 38% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ये तो एक आंकड़ा है। और जो तेल का आयात था दोस्तों वो 15.9 अमेरिकी डॉलर था, बिलियन
इंडियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि बढ़कर के कितना हो गया था, मतलब ये बढ़ा था 65.17% की इसमें वृद्धि हुई है, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल दिए गए दोस्तों सभी कथन क्या है, सत्य है, मतलब 1, 2, 3 और 4 ये सत्य है। ये चारों पॉइंट आप याद रखेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां उन रिपोर्ट्स की दोस्तों खास बातें लिखी गई हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए तब इन खास बातों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो काम की चीजें थी मैंने आपको बता दिया। आइए मैं सीधे आपको लेके चलता हूं अर्थव्यवस्था से संबंधित अच्छे सवालों पर, उन सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला तो ये हो गया, करा कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट के कारण 2022 में क्या होने वाला, दिवालिया होने की कगार पर, खत्म होने जा रहा हो देश। ठीक है, कौन सा देश है, तो हमारा पड़ोसी श्रीलंका देश है। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक कोलंबो है, एक जयवर्धनपुरम कोट्टे, उसको भी याद रखेगा, 2 राजधानियां हैं। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दोस्तों भारत कौन से स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे अभी चल रहा है, याद रखेगा। 2031 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाला है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, तो ये 8.2% का अनुमान लगाया है। 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोस्तों दर्ज किया गया था, यह किया गया था 81.97%। ठीक है, ये टोटल दोस्तों आपका एफडीआई था जो अपने देश में आया। ठीक है, किस बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए 2653 करोड़ रुपए दोस्तों ये दे रहा है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, एडीबी दे रहा है, ये याद रखिए। किस संस्था ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी किया, तो ये फाओ के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय इटली रोम में है। ठीक है, किसके आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एसबीआई इको रैप प्रस्तुत किया, तो एसबीआई ने ही प्रस्तुत किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक इको रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए भारत की जीडीपी दर कितनी है दोस्तों, तो ये जीडीपी दर दोस्तों 9.3 से लेकर के 9.6% तक का अनुमान है, ये लगाया गया। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके अच्छे सवाल थे। एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि एक मौका आप जरूर दीजिए स्टडी 91 को और हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपके सामने लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है और वीडियो की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए, दोनों बैच हमारे पास चल रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द आप सभी के बीच में, आप सभी के बुक स्टॉल पर दोस्तों स्टडी 91 की किताबें आने वाली हैं, तो उनको भी आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो जो होंगी वो आपके लिए बड़ी ही निर्णायक साबित होंगी आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आइए जुड़िए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।